welcome back, and right from today we are going to start our journey toward accounting. और इसको हम लोग शुरू करेंगे फॉर क्लास 11th। इसमें हम लोग सीखेंगे और समझेंगे अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग की प्रोसेस, अकाउंट्स के एप्लीकेशन और वो सब कुछ जो आपके सिलेबस में है। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से, और जो हमारा सब्जेक्ट भी है, जो हमारा टॉपिक भी है, अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एनी बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, कि किसी भी बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को कहीं पर लिखना, कहीं पर रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। इज दैट क्लियर? Now we have two terms, one is transaction and other is business। कि ये business क्या होता है और ये transactions क्या होती हैं। Then let us take first business। So we have first term business, an economic activity of manufacturing, buying and selling of goods and services। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम लोग गुड्स को बनाते हैं या फिर गुड्स को बाय करके सेल करते हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिंग भी कहते हैं, बट विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर ऐसा है देन दैट इज अ बिजनेस। सो नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन? एक्सचेंज ऑफ मनी एंड गुड्स इन बिजनेस। यानी कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में गुड्स को एक्सचेंज करना या फिर मनी को एक्सचेंज करना, राइट? और any event that take place in business which can be measured in terms of money। बिजनेस में होने वाली ऐसी कोई भी इवेंट जिसको हम मनी के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स। हमने गुड्स किसी को सेल किए, राइट? और उन गुड्स की वैल्यू है ₹10,000। इट मीन्स वहां पर एक इवेंट हुई है गुड को सेल करने की और उसको मनी की टर्म में लिखा हुआ है, दैट इज 10,000। तो ये क्या हुआ? इट इज एन ट्रांजेक्शन। सिमिलरली परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स परचेज किए, अगेन इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो ये भी क्या है? एक ट्रांजेक्शन है। तो ऐसी कोई भी इवेंट अगर वो बिजनेस में होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। सो नाउ इट इज वेरी क्लियर। हम दोबारा से डेफिनेशन पे आते हैं। इफ देयर इज अ बिजनेस एंड देयर इज एन इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यानी कि अगर वहां पर कोई ट्रांजैक्शन है तो इस ट्रांजैक्शन को कहीं पर लिखना इन अ प्रॉपर वे, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी हैव थ्री टर्म्स, फर्स्ट अकाउंटिंग, सेकंड बिजनेस एंड थर्ड इज ट्रांजैक्शन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं उन इवेंट्स की कि अकाउंट में इवेंट्स कौन कौन सी होती हैं। तो उसी की एक फर्स्ट टर्म है, दैट इज कैपिटल, राइट? अब ये कैपिटल क्या है इसको समझते हैं। सपोज कीजिए एक पर्सन है और ये है उसका बिजनेस। तो कोई पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है देन ही नीड मनी, राइट? उस मनी को कहां लेकर जाएगा वो? अपने बिजनेस में। उसके घर में कुछ फर्नीचर भी था, राइट? जो उसको यूज करना चाहता है बिजनेस में, देन इसको भी कहां लेकर गया वो? अपने बिजनेस में, राइट? कोई मशीन थी, उस मशीन को भी लेकर गया बिजनेस में। तो जितना कुछ वो पर्सन अपने घर से बिजनेस में लेकर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, राइट? सो नाउ वी हैव अ डेफिनेशन। कैपिटल, ऑल रिसोर्सेज विच आर एम्प्लॉयड बाय एन ओनर इन हिज बिजनेस। इज दैट क्लियर? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अब इस कैपिटल में हमारे पास इट मीन्स कैश भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है, राइट? एनी काइंड ऑफ फर्नीचर भी हो सकता है, राइट?
बट कंडीशन इज दैट कि ये सब वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने घर से लेकर आए। ये बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट टर्म है लाइबिलिटी, द अमाउंट ओड बाय बिजनेस। अगर बिजनेस ने कोई अमाउंट ओड किया हुआ, यानी कि कुछ उधार लिया हुआ है, कोई लोन है, एनी क्लेम अगेंस्ट बिजनेस और एनी एब्लिगेशंस विच इज टू बी पेड इन द फ्यूचर, राइट, इनको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक लोन। किसी भी बिजनेस में जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, बेसिकली उन लाइबिलिटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल लाइबिलिटी एंड सेकंड इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कि इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब होता है लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड इट्स ओनर, जिसका एग्जांपल है कैपिटल एंड प्रॉफिट्स, राइट। अब बच्चों इसके पीछे रीजन क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 में। नाउ वी हैव सेकंड काइंड ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और एक को हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड सेकंड इज करंट लाइबिलिटीज, राइट। सो नाउ व्हाट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज? एनी लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस विच इज टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स। ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो कि बिजनेस ने अपने बिजनेस से बाहर, जो कि बिजनेस ने 12 मंथ्स के बाद पे करनी है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसका एग्जांपल है बैंक लोन। अगर बिजनेस से कोई भी बैंक लोन लिया है विच इज टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स, राइट। सो दीज आर नॉन करंट लाइबिलिटीज। जब ये करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? एनी लाइबिलिटी विच इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट टू बी पेड फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, यानी कि अगर हमने गुड्स किसी से क्रेडिट यानी कि उधार में लिए हैं तो उसका जो अमाउंट पेबल है दैट इज अवर करंट लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर? So now we have next term assets, all the resources of business which will give benefit in the future, और all the physical properties owned by the business। बिजनेस के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब उसकी एसेट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ मशीनरी। So all these are assets for a business, right? अब बच्चों assets, किसी भी बिजनेस की assets को हम लोग फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक liabilities. One are non-current assets and another is करंट एसेट्स। बच्चों नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट फॉर रिसेल और दीज आर हेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इन नॉन करंट एसेट्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। टेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं? विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट मीन्स बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर, राइट बच्चों। इनको क्या बोलते हैं हम? दीज आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, राइट। और intangible which can not be seen but used in the business for a long period of time, right बच्चों। कुछ ऐसी एसेट्स भी होती हैं जिनको हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में यूज कर सकते हैं। इट इज क्वाइट अ न्यू टर्म फॉर यू। आपने एक वर्ड सुना होगा, पेटेंट, एंड अनदर इज कॉपीराइट्स, राइट। जैसे म्यूजिक या फिर किसी आर्ट का कॉपीराइट होता है,
Is that clear? Now we have second kind of assets. These are current assets. Current assets, all those resources which are held in term of cash and easily convertible into cash. यानी कि वो सारी की सारी assets जो या तो कैश की फॉर्म में है या जिनको शॉर्ट टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? हमारा स्टॉक या एनी रिसीवेबल अमाउंट. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ एसेट्स, राइट? नाउ बच्चों, वी हैव नेक्स्ट टर्म गुड्स. ऑल दोज कमोडिटीज which are bought and sold as main business activity. या लेमन हम लोग कहें कि अगर किसी हम दुकान की बात करें तो दुकान में जो भी सामान बेचने के लिए रखा हुआ है, सेल करने के लिए रखा हुआ है, दोज आर गुड्स. इन लेमन वी कैन से कि अगर कोई शॉप स्टेशनरी की शॉप है तो स्टेशनरी की शॉप में जो स्टेशनरी का सामान है लाइक पेन, रजिस्टर, नोटबुक्स, ऑल दीज आर गुड्स. इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फर्नीचर. अगर किसी फर्नीचर की शॉप में कोई फर्नीचर का ऑनर कुछ फर्नीचर को अपने लिए यूज करता है इन हिज बिजनेस, तो वो उसकी एसेट्स होंगी. बट वो फर्नीचर जो उसने रिसेल के लिए रखा हुआ है उसको बोलते हैं गुड्स. इज दैट क्लियर? सो इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल. बच्चों, नाउ नेक्स्ट टर्म इज परचेज. परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ रिसेल. बिजनेस में गुड्स को परचेज करने की एक्टिविटी. इट मीन्स अगर गुड्स रिसेल के लिए परचेज कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी को कहा जाता है परचेज, राइट? परचेज दो टाइप की होती है. एक होती है हम बोलते हैं कैश परचेज, व्हेन अमाउंट पेड इमीडिएटली, एंड अनदर इज क्रेडिट परचेज. द अमाउंट इज टू बी पेड इन फ्यूचर. ऐसा कोई भी अमाउंट गुड्स परचेज करने का जिसको हमने फ्यूचर में पे करना है, यानी कि उधार में अगर गुड्स परचेज किए जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्रेडिट परचेज, राइट? एंड इसी क्रेडिट परचेज से रिलेटेड एक टर्म है क्रेडिटर. क्रेडिटर इज द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट. यानी कि जिस पर्सन से, द पर्सन मे बी अ फर्म भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, राइट? द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट, राइट? तो पर्सन मीन्स यहां पर कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, तो उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर. इज दैट क्लियर? वी हैव नेक्स्ट टर्म सेल्स. सेल ऑफ गुड्स एज ए मेन बिजनेस एक्टिविटी. एंड गुड्स आर सोल्ड एज मेन बिजनेस एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं सेल्स. अगेन जस्ट लाइक अ परचेज वी हैव टू काइंड ऑफ सेल्स, यानी कि कैश सेल्स and another is credit sale. When amount of sale received immediately, then that is called cash sales. Now what is credit sale? When amount of sale is receivable in future, यानी कि हमने गुड्स तो सेल किए बट हमें इमीडिएटली पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, and that is receivable in the future. तो इस तरह की सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल्स. और इसी क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स. द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि हमारा वो कस्टमर जिसको हम क्रेडिट में यानी कि उधार में गुड्स सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर. और इसी डेटर से रिलेटेड एक हमारे पास टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स. द डेटर फ्रॉम हुम अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट सेल्स इज नॉट रिकवरेबल. इट मीन्स हमारा वो डेटर, हमारी क्रेडिट सेल का वो अमाउंट जो कि अब रिकवरेबल नहीं है, यानी कि डेटर पैसे लेके भाग गया, राइट? उसको बोलते हैं बैड डेट्स, राइट? एक वर्ड है ड्राइंग्स. द अमाउंट विच इज टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि बिजनेस का ऑनर अगर बिजनेस में से कुछ अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए एक्सपेंड करता है या ड्रॉ करता है, so that is called drawings. So now we have next term expenditure. Any amount is spent on purchase of goods, availing any kind of services or creating any assets.
तो इस तरह के स्पेंडिंग को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एंड वी हैव टू काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिएटिंग एनी एसेट। क्रिएटिंग एनी एसेट्स मीन्स परचेज ऑफ एनी एसेट्स और मेकिंग ऑफ एनी एसेट, और डिस्चार्जिंग एनी लाइबिलिटी। डिस्चार्जिंग एनी लाइबिलिटी का मतलब होता है बच्चों किसी लोन का पेमेंट करना, रीपेमेंट करना। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज एंजॉयड फॉर मोर देन 1 ईयर। और ऐसे एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा टाइम तक हमें मिलता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, and repayment of any loan, right? So such expenditure are known as capital expenditure. And second है, second kind of expenditure, revenue expenditure, any amount spent on availing any services or paid for normal activities of business. These are recurring in nature. Recurring मतलब किसी चीज का बार बार होना, right? For example, purchase of goods, payment of salary and rent. So these are our expenditures. So we have first revenue receipt, amount received from normal business activities. These are recurring in nature, यानी कि ये वो receipts है जो कि हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा हमें, जो अमाउंट हमें रिसीव्ड होती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। दीज आर रिकरिंग इन नेचर, यानी कि ये बार बार होने वाली इवेंट। जैसे हम गुड्स बार बार सेल करते हैं, हमें पैसा मिलता है, राइट। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये वो इनकम है जो कि बार बार होती है, राइट। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? एंड सेकेंड है capital receipt. Now capital receipts, any amount received from sale of asset and the amount received that create any liability for business। ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमारे पास आता है बट बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है, इनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, बैंक लोन एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? सो बच्चों एक टर्म है प्रॉफिट। हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं और बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, द इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस आउट ऑफ इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज। इट इज अ डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स माइनस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। और इसी से बच्चों एक मिलता जुलता टर्म है गेन। वैसे प्रॉफिट एंड गेन सिमिलर टर्म्स होती हैं, बट एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न ये दोनों एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स हैं। सो गेन इट इज इनकम बट नॉट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। हाउएवर दीज आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। कि अगर हम अपनी किसी एसेट्स को प्रॉफिट में सेल करते हैं देन हाउएवर इट इज प्रॉफिट, लेकिन एसेट्स को सेल करना हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए इट विल बी ट्रीटेड एज गेन नॉट ए प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? बच्चों हम लोगों ने एक पहले वर्ड पढ़ा था गुड्स। गुड्स वो कमोडिटीज होती हैं जिनका नॉर्मली हम बिजनेस करते हैं, यानी कि विच आर बॉट एंड सोल्ड एज ए मेन बिजनेस एक्टिविटी। इसी गुड्स से रिलेटेड एक टर्म है स्टॉक और इन्वेंट्री। तो बच्चों गुड्स और इन्वेंट्री में डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास जो भी गुड्स किसी पर्टिकुलर डेट में अवेलेबल हैं, सपोज कीजिए आपके पास 1 जनवरी को अगर आपकी शॉप में 2 लाख के गुड्स हैं, तो 2 लाख की गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री या स्टॉक, राइट। सो स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके अलावा जो भी टर्म्स टाइम टू टाइम हमारे पास हमारे टॉपिक्स में आएंगी, हम लोग उनको वहीं पर क्लियर करेंगे। Is that clear? So students, if you have learned something from this video, then you can share and subscribe the channel. See you in next video with a new topic. Stay tuned.